नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। जयराम महतो लंबे समय से अपनी स्वास्थ्य संबंधित समस्या के कारण परिदृश्य से बाहर थे। स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद सामने आते ही एक बवाल शुरू हो गया है। जेल केम को एक बार फिर झटका लगा है। जेल केम के बड़े नेताओं में गिने जाने वाले पार्टी के केंद्रीय सचिव प्रदीप महतो जेल केम छोड़कर आजसू में शामिल हो गए हैं। प्रदीप महतो पहले भी आजसू में थे, मगर जेल केम के निर्माण के बाद जेल केम में शामिल हो गए थे। साथ ही जेल केम की पूर्व नेत्री रजनी रवानी भी आजसू में शामिल हो गई है। ये तो एक सामान्य खबर है। नेताओं का पार्टी ज्वाइन करना, पार्टी छोड़ना, ये सब लगा ही रहता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। पार्टी छोड़ने के प्रायः दो कारण ही होते हैं। पहला कि पार्टी अपने मूल लक्ष्य से भटक गई हो, पार्टी की दिशा और दशा खराब हो गई हो और पार्टी अब संघर्ष और न्याय की बात करने के बजाय जेब भरने में लग गई हो। कई बार कुछ नेता अपना स्वार्थ पूरा करने पार्टी में आते हैं, मगर अपना स्वार्थ सद्धता न देख पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। प्रदीप महतो के पार्टी छोड़ने से सवाल तो पैदा हो ही गया है कि इन दो कारणों में से कौन सा कारण उनके पार्टी छोड़ने के लिए जिम्मेदार है। कुछ तथ्यों और तर्कों के साथ बात की जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। पहले प्रदीप महतो की बातों को सुनते हैं कि उनका क्या कहना है कि उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी। जेएलकेम जेवीकेएसएस से कल हमने पार्टी के सभी पदों से अपना जितने भी पद हमको पार्टी ने दिया था, मैं उन सारी पदों को त्याग पत्र दे रहा हूं। जिन मुद्दाओं को लेकर, जिन पार्टी का निर्माण का जो कारण था, हमने जिन विचार के साथ इस पार्टी का निर्माण किया था भाषा आंदोलन से, वो कहीं ना कहीं पार्टी उस विचार से और उन चीजों से दिग्भ्रमित होकर पार्टी कहीं ना कहीं दूसरी ओर जा रही, जिसके चलते हमने पार्टी से इस्तीफा दिया। लक्ष्य इस बात का था कि हम बोले थे कि 1932 का खतियान लागू करो, भारी भाषा नहीं चलेगी। हम भाषा में बोले थे कि खतियान जोड़ेंगे। कहां गया उन मुद्दाओं को? हम समझ नहीं पा रहे कि उन मुद्दा कहां चले गए। हम बोले कि नहीं जाएंगे और आज बिहार में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज हम लोग देख पा रहे हैं कि डुमरी से हमारे विधायक की चुनाव जीते। जितनी उपस्थिति वहां होनी चाहिए उससे ज्यादा क्षेत्र उन क्षेत्रों में है जहां की हम देख पा रहे हैं कि चाहे वो बीसीएल के क्षेत्र हो चाहे सीसीएल के क्षेत्र हो। इन तमाम चीजों से दुखित होकर हमने पार्टी को इस्तीफा दिया। पार्टी हमने बनाया है। जयराम जी का पार्टी कैसे होगा? पार्टी सबका बराबर अधिकार होता है। पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष पदेन हो सकते हैं, लेकिन पार्टी तो हर किसी का है। लेकिन पार्टी जिन मुद्दाओं के साथ हम लोग ने बनाया था, जिन विचारों के साथ आए थे कि कहीं ना कहीं सरकार हमको नियोजन नहीं दे रही है, झारखंड सरकार कहीं ना कहीं लोगों के साथ अपेक्षा नहीं कर रही है। मैया योजना के साथ लोगों को लुभावना देता गया और आज सारी विकास योजनाएं धरातल पे आ नहीं रही है। हम उन चीजों का विरोध करना चाहिए था। किनके विरोध वो बोल रहे हैं? किनके लिए वो बोल रहे हैं? एक वर्ग विशेष के लोगों के लिए बात करते हैं, क्या ये उचित है? बात होनी चाहिए सरकार के विरोध में, क्योंकि सरकार 6 साल से हेमंत सोरेन की है। आज उनका विस्थापन नीति नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो नियोजन नहीं दे पा रहे हैं। इन मुद्दाओं पर विभाग होकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? जो आकांक्षाएं थी उन आशाओं को कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम किया। क्या ये राजनीति इसी के लिए आए थे? हम लोग जेल के बनाए थे, इसीलिए हम लोग ने जेवीकेएसएस बनाए थे कि आप किसी पार्टी से प्रभावित होकर सिर्फ एक व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं। आपका तो विरोध सरकार से होनी चाहिए। हम उस नीति सिद्धांतों के लिए हम लोग ने पार्टी बनाया था कि सरकार नियोजन नहीं दे रही है। ये तो था प्रदीप महतो जी का इल्जाम। अब सच की तह में भी जाना जरूरी है कि क्या उनका कहना सच है? क्या जिन सपनों को लेकर जेल केम का निर्माण हुआ था, क्या उनमें से कोई पूरा हुआ? जवाब होगा फिलहाल तो नहीं हुआ है। कुछ हद तक उनका आरोप सही भी है। जयराम के विधायक बने करीब 1 साल पूरा हो चुका है, मगर अभी तक उन मुद्दों पर कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ जिसे लेकर जयराम मुखर थे। 1932 खतियान, विस्थापन, नियोजन, बाहरी लोगों जैसे बिहार यूपी के लोगों का विरोध, खनिजों की लूट रोकना, मगर अभी तक किसी भी दिशा में कोई ठोस कदम उठाते नजर नहीं आए। 1932 खतियान और बाहरी लोगों को झारखंड से भगाना, ये दोनों ही असंभव है, जो जयराम क्या किसी भी पार्टी के बस में नहीं। मगर अगले 3 काम, विस्थापन रोकना, नियोजन दिलाना और खनिजों की लूट रोकना, इस पर तो कुछ जबरदस्त कार्यवाही हो ही सकती थी, मगर इस पर भी कुछ नहीं हो रहा है। विस्थापन रोकना और नियोजन दिलाना असंभव तो नहीं, मगर एक कठिन और लंबी प्रक्रिया है।
मगर खनिजों की लूट रोकना ये तो सबसे आसान तरीका है। सभी जानते हैं कि झारखंड में बालू, कोयला सहित अन्य खनिजों की किस प्रकार खुलेआम लूट होती है। धनबाद का निवासी होने के कारण मैं खुद जानता हूं कि यहाँ कोयले की लूट कहां कहां होती है। तो इतना बड़ा नेता होने के बाद भी जयराम को खबर नहीं है कि क्या हो रहा है, और जेएलकेएम जैसे बड़े संगठन के साथ होने के बावजूद इसे रोक नहीं पा रहे या रोकना नहीं चाहते। अपनी राय जरूर दीजिएगा कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत। मजे की बात है कि खुद बाबूलाल मरांडी एक लंबी लिस्ट लेकर सामने आ गए हैं। साइट को का उदाहरण मैं बता रहा हूं आप सब लोगों को, कुछ साइट के बारे में जो जानकारी मिली। एक जो प्रमुख कोल ब्लॉक क्या बोलते हैं कोल साइट्स है, जैसा भावरा का, तो उस साइड में कोई अरविंद है और कर्ण करके है, उजामा है, आकाश है, मनीष है, फिर पंचायत साइट है, वहाँ एक अंजनी करके है, कोई काम देखता है, वो पंकज मिश्रा जो साहेबगंज के है उसके आदमी है। फिर निरसा में कोई संजय सिंह है, काम देखता है 2 नंबर का। गोपाली चाक साइड से और बै सवारा है करके कैलाश पांडे है, वो भी कोई। फिर बरोरा, तितुलमारी, जमुनिया, राम कनाली, इसके अलावा जीनागोड़ा, बरारी, अलगडीहा, लोधना, कोई गणेश यादव है, उनका बेटा कोई बेटू है, वो काम उस क्षेत्र में देखते हैं। और उसी प्रकार के सुदामडी तरफ में कोई शेखर करके है, फिर गुलाम क्रेसर है। ये सारे लोग मिलकर पूरे कोल ब्लॉक को क्षेत्र में मैंने लूटने में। तो इस प्रकार से ये जो कोयला लूट हो रही है। अच्छा, तो बाबूलाल जी आपको भी पता है, मगर बीजेपी के इतने सांसद और विधायक झारखंड में है और लिस्ट भी आपके पास है, तो कोई कार्यवाही या आंदोलन क्यों नहीं करते? इसकी खबर जेएलकेएम को भी है। सुनिए जेएलकेएम नेता सुशील मंडल की बात। कल बाबूलाल मरांडी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धनबाद के अंदर जितने अवैध कोयला कारोबारी है सबको उन्होंने सार्वजनिक कर दिया। पर यह सोचने और पूछने का विषय है कि भाजपा संरक्षित जो कोयला कारोबारी है, जो अवैध रूप से कोयला का कारोबार करके एक अपना अलग वर्चस्व बनाकर रखे हुए हैं, जो भाजपा संरक्षित अवैध कोयला कारोबार करके 300-300 करोड़ का जिनके घर पर रेट पड़ता है, जो भाजपा संरक्षित कोयला कारोबार अवैध रूप से करके जो धनबाद के भीतर राजनीतिक में अलग वर्चस्व बनाकर कोई सांसद बन जाता है, कोई विधायक बन जाता है, उनका नाम उस लिस्ट में मिसिंग था। आप बाबूलाल मरांडी जी राज्य के पहले सीएम हैं। आपके लिए झारखंड वासियों के मन में एक अलग सम्मान है। तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप किसी काम को अगर कर रहे हैं तो उसे आधा अधूरा नहीं करें। उम्मीद करते हैं कि एक और लिस्ट निकालेंगे आप, और जिसमें तमाम वैसे लोग होंगे जो कोयला किंग कहे जाते हैं, तमाम वैसे लोग होंगे जिनके अवैध कोयला कारोबार के साम्राज्य से पूरा देश में एक अलग वर्चस्व है। सबका नाम आप सार्वजनिक करेंगे। सुशील मंडल से कहना चाहूंगा कि बाबूलाल जी को ज्ञान देने के बजाय यही ज्ञान अपने नेता जयराम जी को क्यों नहीं देते कि चलिए कुछ करते हैं ताकि खनिजों की लूट रोका जाए। या बीजेपी की तरह जेएलकेएम को भी माल मिल रहा है। आखिर दिक्कत क्या है? क्यों नहीं जेएलकेएम सामने आती है? हिम्मत नहीं है या सिर्फ झूठ मूठ का स्टेज पर भांजते रहते थे? लूटने के लिए झारखंड की खनिज संपदा को, झारखंड का कोयला, बालू, पत्थर, खनिज लूटने के लिए चोर चोर मौसेरे भाई एकजुट हो जाते हैं। मगर लंबा समय बीत जाने के बाद भी कोई ठोस काम नहीं कीजिएगा जिससे कि जनता के एक बड़े वर्ग को लाभ हो, तब तक ये सब बेकार है। शुरू में रंग जमाने के लिए ये सब तो ठीक है, मगर लंबे समय तक आप कुछ ठोस काम नहीं कीजिएगा तो जनता कब तक आपके पीछे रहेगी? झारखंड की जनता मरी हुई जनता है। इन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ से लेना है। आंख के सामने भी गलत होते देख मुंह नहीं खुलता कि कौन झमेला मोल ले। इसी में जयराम महतो ने संघर्ष का रास्ता, संघर्ष मत कहिए, चीखने चिल्लाने का जो रास्ता अपनाया, उसी में बेचारी जनता खुश हो गई। रील बनने लगा, कुछ लोग मोबाइल लेकर जयराम के पीछे पीछे लग गए। देखिए टाइगर ने चप्पल नहीं पहना, देखिए टाइगर ने गरीब बच्चे को गोद में लिया, देखिए कितना अच्छा आदमी है।
अपने बॉडीगार्ड के साथ भी सो जाता है। देखिए गरीब के यहाँ खाना खाया। शुरू में लोगों ने वाहवाही की, मगर लंबे समय तक कोई ठोस काम नहीं कीजिएगा जिससे कि जनता के बड़े वर्ग को लाभ हो, तब तक ये सब बेकार है। अपने सैलरी का 75% दान करना मात्र एक दिखावा है। क्या आपको पता नहीं कि एक विधायक के पास कहां से कितना माल आता है, जिसमें 1-2 लाख का क्या औकात है। ऐसे लोग हजारों नहीं लाखों की संख्या में मिल जाएंगे जो कहेंगे कि मुझे विधायक बना दीजिए, अपनी पूरी सैलरी दान कर दूंगा और अलग से हर महीने 10 लाख रुपया भी दूंगा। क्या आपको पता नहीं कि एक विधायक की कितनी ऊपरी कमाई होती है? इतना ठाट बाट ऐसे ही होता है क्या? पब्लिक को बुड़बक समझते हैं। चाहिए नहीं चाहिए खतियान, नहीं चाहिए नियोजन। आप सबसे आसान काम कोयला बालू की लूट ही रोक कर दिखा दीजिए। जेएलकेएम के एक नेताजी तरुण महतो पर बालू गाड़ी से रंगदारी लेने का आरोप लगा है। लाख सफाई दीजिए, मगर असलियत तो सबको पता है। एक नेता संतोष महतो जी अमित महतो जैसे अभद्र लोग के समर्थन में चंदा मांगते हैं। एक नेता सूरज सिंह ज्योत्सना केरकेट्टा को गरियाने में लगे रहते हैं। और तो और फेसबुक लाइव होकर कहते हैं, देखिए देखिए बालू गाड़ी जा रहा है, बिना नंबर प्लेट का बालू का अवैध कारोबार हो रहा है। देखिए ये हमारे आगे जो गाड़ी चल रहा है ये बालू से लदा हुआ है और इससे पानी चू रहा है, और गाड़ी में सबसे बड़ा चीज है कि नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ है। देखिए गाड़ी में नंबर प्लेट जो है वो नहीं है। तो एक बात है समझ में आ रहा है कि चोरी हो रहा है, बालू की तस्करी हो रहा है। इस लाइव को शेयर करिए और हर वो इंसान तक जाना चाहिए कि कैसे दिन दहाड़े माने ऑन रोड ऑन हाईवे कैसे एकदम धड़ल्ले से बिना कोई डर के हम लोग क्या करें। हम लोग तो आपको दिखा सकते हैं कि ये समस्या है, ये कहानी है। अरे तो तू क्या केवल फेसबुक पर लाइव होने के लिए जेएलकेएम का नेता बना था? तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया? वैसे भी आप में एक्शन लेने की औकात भी नहीं है। मतलब कि सभी जानते हैं कि बालू कोयला का अवैध कारोबार चल रहा है। सब सिर्फ भौंकने के लिए है, काम किसी को कुछ करना नहीं। कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसे फेसबुक पर दिखाने से नहीं होता। आप नेता बने हैं तो रोकिए, ये आपका काम है। कितनी आशाओं और आकांक्षाओं के साथ हम लोगों ने जयराम का आंख बंद कर समर्थन किया था, मगर जयराम अपने वादों पर खरे उतरते नजर नहीं आ रहे हैं। क्या आपको मेरी बात गलत लग रही है तो अपनी बात कमेंट में रखिएगा। अगर आपको भी इसी तरह की खरी खरी बात पसंद है, आप भी चाहते हैं कि झारखंड का कुछ भला हो, तो हमारे चैनल आपका खबरी लाल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि अगली सीधी बात नो बकवास आप तक भी पहुंचती रहे। धन्यवाद।